तो दोस्तों, एडम्स फैमिली के ऊपर अब तक कई सारी मूवीज और टीवी शोज बन चुके हैं, लेकिन रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेडनेसडे सीरीज उन सब में सबसे बढ़िया है। जहां पिछली सभी मूवीज और शोज में सिर्फ एडम्स फैमिली के ऊपर ही फोकस किया गया था, वहीं इस सीरीज में इस परिवार की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया गया है। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ही फोकस करूंगा जो कि स्टोरी समझने के लिए जरूरी है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक है साधारण आम इंसान जिन्हें नॉर्मी कहा जाता है, और दूसरे है खास शक्ति वाले म्यूटेंट इंसान जिन्हें आउटकास्ट कहा जाता है। नॉर्मी के मुकाबले इस दुनिया में आउटकास्ट की तादाद काफी कम है और ज्यादातर नॉर्मी लोग आउटकास्ट को पसंद नहीं करते। पर इस अजीबोगरीब दुनिया में भी जो लोग सबसे ज्यादा अजीब है वो है एडम्स फैमिली, एक ऐसा परिवार जो कि आउटकास्ट है, लेकिन वो सभी आउटकास्ट में भी बहुत अलग है। इस परिवार में वैसे तो कई सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे खास मेंबर है वो है इस घर की बड़ी बेटी वेडनेसडे एडम्स, जो कि एक बहुत ही तीखे मिजाज की खतरनाक लड़की है, लेकिन वो काफी जीनियस भी है। वेडनेसडे को अक्सर उसकी खतरनाक हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता था। फिर जब वो 15 साल की होती है तब उसकी पावर्स एक्टिव हो जाती है, जिससे उसे किसी को भी छूते ही अतीत या भविष्य की झलक दिखाई देने लगती है। ऐसी झलक जिसमें उसे किसी खतरे के बारे में पता चलता है। इसी दौरान वेडनेसडे को एक बार फिर उसकी एक शैतानी की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है, और तब उसके घर वाले उसे नेवरमोर नाम की एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जेरिको शहर में मौजूद ये खास स्कूल सिर्फ आउटकास्ट लोगों के लिए ही बनी थी, जहाँ पर कई तरह के म्यूटेंट बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वेडनेसडे वहाँ पर पढ़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो पहले दिन से ही वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर एक रात जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तब रोवन नाम का एक लड़का जो कि नेवरमोर का ही एक स्टूडेंट था, वो वेडनेसडे को अपनी शक्ति से मारने पहुँच जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें वेडनेसडे नेवरमोर को जलाते हुए दिख रही थी। इसीलिए रोवन को ये लगता है कि वेडनेसडे उस स्कूल को तबाह करने आई है। इसी वजह से वो उसे मारने पहुँच जाता है। पर तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और वो वेडनेसडे को छुड़वाकर रोवन को मार डालता है। वो मॉन्स्टर कई महीनों से जेरिको शहर में घूम रहा था और वो लोगों को मार रहा था, पर क्योंकि उसने वेडनेसडे को बचाकर रोवन को मार दिया, इसीलिए इस बात से वेडनेसडे को बहुत हैरानी होती है और वो नेवरमोर से भागने की बजाय वहीं रुकने का फैसला करती है, ताकि वो उस भविष्यवाणी और उस मॉन्स्टर की असलियत जान सके। इसके बाद वेडनेसडे और उसका फैमिली मेंबर थिंग, जो कि एक कटा हुआ हाथ था और वो भी उस स्कूल में आ गया था, वो दोनों अपनी छानबीन शुरू करते हैं। फिर जब वेडनेसडे रोवन की उस ड्राइंग की रिसर्च करती है तो उसे अपने स्कूल की एक लाइब्रेरी से उस तस्वीर का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसमें उसे अपने अलावा एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखता है। तब वेडनेसडे को अपने स्कूल वालों से ये पता चलता है कि वो आदमी जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि जेरिको शहर का फाउंडर था। इसीलिए वो क्रैकस्टोन की जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। इसी के चलते वेडनेसडे को अपनी शक्ति से 400 साल पहले की एक झलक नजर आती है, जिसमें उसे जोसेफ क्रैकस्टोन दिखता है और उसकी असलियत पता चलती है। क्रैकस्टोन असल में एक सनकी धार्मिक आदमी था, जिसे आउटकास्ट लोगों से नफरत थी और वो दुनिया के सभी आउटकास्ट को खत्म करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने सन 1625 में जेरिको शहर के सभी आउटकास्ट को एक तहखाने में जमा करके उन्हें जिंदा जला दिया था। तब वेडनेसडे की एक पूर्वज गुडी एडम्स वहां से बच निकली थी और उसने बाद में क्रैकस्टोन को मार दिया था। इस झलक के अलावा भी वेडनेसडे को एक दो बार और गुडी एडम्स नजर आती है। गुडी असल में एक पावरफुल विच थी और उसके पास भी वेडनेसडे के जैसी ही शक्तियाँ थी, और क्योंकि इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कोई मरा हुआ पूर्वज ही सिखा सकता था, इसीलिए गुडी की आत्मा वेडनेसडे को दिखने लगती है और वो उसे ऐसी बातें बताती है जो कि उस मॉन्स्टर और उस भविष्यवाणी की पहेली को सुलझाने में काम आए। फिलहाल वेडनेसडे को इतना समझ में आ गया था कि एक दिन क्रैकस्टोन वापस आएगा और तब उन दोनों का सामना होगा। इसके अलावा जब वेडनेसडे उस मॉन्स्टर की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे ये पता चलता है कि वो राक्षस असल में एक इंसान है और वो जिसे भी मार रहा है वो उसका एक बॉडी पार्ट जमा कर रहा है।
फिर गूडी वेंसडे को एक पुराने घर की छानबीन करने बोलती है, जिससे वेंसडे को ये पता चलता है कि उस घर में पहले गेट्स नाम का एक परिवार रहता था जिन्हें आउटकास्ट से नफरत थी। और 32 साल पहले जब वेंसडे के माँ बाप नेवरमोर में पढ़ते थे, तब गेट्स परिवार के बड़े बेटे गैरेट ने जहर का इस्तेमाल करके नेवरमोर के सभी लोगों को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन तब गैरेट गलती से वेंसडे के माँ बाप के हाथों मारा गया था और ये गम उसके परिवार वाले सह नहीं पाए और एक एक करके वो सब भी मर गए। ये जानकारी मिलने के बाद वेंसडे अपने दोस्तों के साथ उस घर की तलाशी लेने जाती है। तब वहाँ उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये लग रहा था कि गैरेट गेट्स की छोटी बहन लॉरेल गेट्स अभी भी जिंदा है और वो उसी घर में रह रही है। इसके साथ ही वेंसडे को उस घर में उस मॉन्स्टर के जमा किए हुए बॉडी पार्ट्स भी दिख जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। फिर बाद में जब वेंसडे पुलिस वालों को उस घर के बारे में बताती है, तब वहाँ से वो सभी बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं। इससे वेंसडे को ये यकीन हो जाता है कि उस मॉन्स्टर के पीछे लॉरेल गेट्स का हाथ है और जो कोई भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है वो उस राक्षस के हाथों या किसी न किसी कारण से मारा जाता है। इसी दौरान वेंसडे के अंकल फेस्टर उससे मिलने स्कूल में आते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि वो मॉन्स्टर असल में हाइड प्रजाति का है और जिस इंसान में भी हाइड का डीएनए हो वो तब तक राक्षस नहीं बनता जब तक उसके साथ कोई दर्दनाक घटना नहीं होती या कोई इंसान उसे जगा नहीं देता। और जो कोई भी किसी हाइड को जगाता है, हाइड उसे अपना मास्टर मान लेता है और वो उसका गुलाम बन जाता है। इस बात को जानकर वेंसडे ये मान लेती है कि लॉरेल गेट्स ही उस हाइड की मास्टर है और वो अपने परिवार की मौत के बदले के लिए सबको मरवा रही है। वेंसडे को ये शक था कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला जेवियर नाम का एक लड़का वो मॉन्स्टर हाइड है और उसकी मास्टर जेरिको शहर की एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर किनबॉट है, जो कि असल में लॉरेल गेट्स है और वो भेस बदलकर ये साजिश कर रही है। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर किनबॉट भी उस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। तब वेंसडे को लगता है कि जेवियर ने अपनी मास्टर को ही मार दिया। फिर जब वो जेवियर के कमरे की जांच करती है तो वहाँ पर उसे उस मॉन्स्टर के शिकार हुए लोगों की कुछ चीजें मिल जाती है, जिससे वेंसडे को ये यकीन हो जाता है कि जेवियर ही वो हाइड मॉन्स्टर है। इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करवा देती है। इसके बाद वेंसडे बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर, जो कि शहर के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा था, उससे मिलने जाती है। फिर जब वेंसडे और टाइलर किस करते हैं तब उसे एक झलक दिखती है, जिससे वेंसडे को ये पता चलता है कि असली मॉन्स्टर असल में टाइलर है, जिसने झूठे सबूत बनाकर जेवियर को फंसा दिया है। तब वेंसडे वहाँ से भाग जाती है और वो टाइलर के परिवार के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि टाइलर की माँ फ्रांसवा एक आउटकास्ट थी जो कि नेवरमोर में पढ़ती थी। उस टाइम पर नेवरमोर में हाइड प्रजाति के लोग भी पढ़ते थे, लेकिन बाद में उनके खूंखार बर्ताव की वजह से उन्हें स्कूल से बैन कर दिया गया। उसके बाद फ्रांसवा ने एक नॉर्मी पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली, पर जब उसे बच्चा हुआ तब फ्रांसवा के अंदर का हाइड जाग गया और वो कुछ साल बाद मर गई। और तब टाइलर को अपनी माँ को खोने का बहुत झटका लगा था और उसके पिता तब से इस डर में जी रहे थे कि उनका बेटा भी एक हाइड न बन जाए। जब वेंसडे को ये बात पता चलती है तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को किडनैप कर लेती है और वो उससे पूरी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। लेकिन टाइलर ये कबूल नहीं करता कि वो हाइड है। तब वेंसडे उसे टॉर्चर करना शुरू करती है ताकि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाए, पर ये देखकर उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल से वेंसडे की शिकायत कर देते हैं। फिर टाइलर के पिता वहां आकर उसे छुड़वा लेते हैं और कोई भी ये बात नहीं मानता कि टाइलर असली मॉन्स्टर है। उल्टा वेंसडे को उस किडनैपिंग की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन घर जाने से पहले वो अपनी स्कूल के एक लड़के यूजीन से मिलने जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन में वेंसडे का साथ दे रहा था, पर बाद में वो उस राक्षस के हमले से कोमा में चला गया था। लेकिन अब यूजीन को होश आ गया था और जब वेंसडे उसे मिलती है तो वो उसे उस हाइड के मास्टर का एक क्लू देता है, जिससे वेंसडे को ये समझ में आता है कि असली लॉरेल गेट्स डॉक्टर किनबॉट नहीं थी, बल्कि वो उसकी स्कूल की टीचर मैरिलिन थॉर्नहिल है, जिसने टाइलर को उसकी माँ की असलियत बताकर और उसे कुछ केमिकल देकर उसके अंदर के हाइड को जगाया और उसे नेवरमोर के खिलाफ भड़काकर अपना गुलाम बना लिया। ये जानने के बाद वेंसडे अपनी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ, जिनके पास रूप बदलने की शक्ति थी, उन्हें टाइलर के रूप में लॉरेल के पास लेकर जाती है और वो उसका पर्दाफाश कर देती है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत हैरान हो जाती है और तब लॉरेल प्रिंसिपल को जहर देकर मार देती है।
इसके बाद वो वेंसडे को बेहोश करके उसे टाइलर की मदद से क्रैकस्टोन की गुफा में लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी कब्र थी। फिर लॉरेल वेंसडे को ये बताती है कि वो और उसके परिवार वाले असल में जोसेफ क्रैकस्टोन के वंशज है, जो कि सालों से आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनसे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए लॉरेल ने इस काम को पूरा करने के लिए क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया, जिसके लिए उसे कई लोगों के बॉडी पार्ट्स चाहिए थे, जो कि उसने टाइलर की मदद से हासिल किए। इसके अलावा उसने गुडी एडम्स की जादू टोने की किताब चुराई, जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका था। लेकिन क्रैकस्टोन को जिंदा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि गुडी ने उसे मारने के बाद उसकी आत्मा को श्राप देकर उसकी कब्र पर अपने खून का ताला लगा दिया था, जिसे गुडी का कोई वंशज ही ब्लड मून की रात में खोल सकता था। इसीलिए लॉरेल कई साल से इस प्लान को पूरा करने में लगी हुई थी, और अब सारी तैयारी होने के बाद वो वेंसडे के खून से उस कब्र का ताला खोल देती है। फिर वो उस किताब में लिखी हुई जादुई रस्म को चालू करती है, जिससे क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है। और क्योंकि उसे काले जादू की मदद से जिंदा किया गया था, इसीलिए अब उसके पास कुछ शक्तियाँ भी आ गई थी। फिर जब क्रैकस्टोन वहाँ पर वेंसडे को देखता है, तो वो उसे गुडी समझकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इसके बाद लॉरेल उसे नेवरमोर लेकर जाती है, ताकि वो सभी आउटकास्ट को मार सके। और तब क्रैकस्टोन वहाँ आग लगाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वेंसडे बिल्कुल घायल पड़ी थी और वो मरने ही वाली थी। तभी गुडी की आत्मा उससे आकर मिलती है और वो उसे क्रैकस्टोन को रोकने का तरीका बताती है। फिर वो अपनी शक्ति से वेंसडे को पूरी तरह ठीक कर देती है, जिसके बाद वेंसडे स्कूल की तरफ जाने लगती है। तभी टाइलर वहाँ आ जाता है और वो मॉन्स्टर बन के उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वेंसडे की फ्रेंड एनिड, जिसके पास वेयरवुल्फ बनने की शक्ति थी, वो अपने भेड़िए अवतार में वहाँ आ जाती है और वो टाइलर से लड़कर उसे हरा देती है। उधर वेंसडे स्कूल पहुंचकर क्रैकस्टोन से लड़ना शुरू करती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो क्रैकस्टोन के दिल पर हमला कर देती है, जिससे वो हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन फिर लॉरेल वहाँ आकर वेंसडे को गन से मारने की कोशिश करती है। पर तभी यूजीन, जिसके पास मधुमक्खी को काबू करने की शक्ति थी, वो अपनी मधुमक्खियों की फौज के साथ वहाँ आता है और वो लॉरेल पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इस सब के बाद जेवियर जेल से छूट जाता है और अब टाइलर को कैद कर लिया जाता है। और क्योंकि वेंसडे ने स्कूल को तबाह होने से बचाया था, इसीलिए अब उसे स्कूल से निकाला नहीं जाता। लेकिन स्कूल में इतनी बड़ी दुर्घटना होने की वजह से कुछ दिनों के लिए सभी क्लासेस कैंसिल हो जाती है और बच्चों को उनके घर भेज दिया जाता है। फिर जब वेंसडे अपने घर जाती रहती है, तो रास्ते में उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसमें कोई उस पर नजर रखने और उसे मारने की बात कर रहा था। इससे वेंसडे को ये लगता है कि लॉरेल गेट्स ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ है, जो कि अब भी उसे मारना चाहता है। और ये असली विलेन कौन है, इसके बारे में हमें इस सीरीज के दूसरे सीजन में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी वेडनेसडे सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.